चलिए अपने बारे में बताइए, आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। सर मेरा नाम प्रियांशु कुमार है और मैं बिहार राज्य के गोपालगंज जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन है 10+2 एंड BSc प्लस डिप्लोमा फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। ओके, कितने साल का है? 1 ईयर का है सर। अच्छा, चलिए ठीक है, बढ़िया। ठीक है, रिस्क असेसमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? रिस्क असेसमेंट एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी पार्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जाता है, जिसमें जिसमें काम क्या है, उस काम में खतरा क्या है और उस खतरे से बचना कैसे है, ये इस चीज को लिखा होता है, मेंशन किया गया होता है। इसका कुछ स्टेप होता है बनाने का। तो स्टेप में तो सबसे पहले होता है आइडेंटिफाई द हजार्ड को आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद होता है हु माइट बी हार्म एंड हाउ, मतलब कि किसको और कैसे खतरा हो सकता है। उसके बाद आता है सर उस काम में रिस्क लेवल कितना है और उसका कंट्रोल मेजर क्या है। उसके बाद आता है मेक द फाइंडिंग रिजल्ट, एक रिजल्ट उसका एक मतलब रजिस्टर बनाते हैं फाइंड करने के लिए उस रिस्क असेसमेंट को। उसके बाद आता है रिव्यू द रिस्क असेसमेंट। ठीक है। HSE पॉलिसी क्या होता है? सर HSE पॉलिसी हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट एक लीगल और रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जो हमारी कंपनी के टॉप ऑनर द्वारा बनाया जाता है। इसका मेन पर्पज होता है कि कंपनी में कर रहे एम्प्लॉय और वर्कर को हेल्थ और सेफ्टी का लिखा होता है, उसके बारे में लिखा होता है। ठीक है, चलिए। HSE पॉलिसी जो होता है उसको कब कब रिव्यू किया जाता है? सर उसको रिव्यू किया जाता है जब हमारा साइट पर नया काम शुरू होता है, तब रिव्यू किया जाता है। अच्छा, या फिर कोई घटना होती है हमारे साइट पर, तब उसको रिव्यू किया जाता है। अच्छा, ठीक है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? सर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में सर उसको एक्सीडेंट कैसे हुआ है ये सब कुछ जानकारियां देनी पड़ती है। वहाँ पर सेफ्टी के साथ काम हो रहा था कि नहीं। क्यों किया जाता है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन? एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन सर ताकि पता लग सके कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ है, उसमें किसकी गलती है, वर्कर की गलती है या फिर कोई सुपरवाइजर की गलती है या सेफ्टी वाले की गलती है। ठीक है, यानी जो भी घटना होता है उसके रूट कॉज को जानने के लिए यस सर हम लोग एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यस सर। ठीक है, चलिए आगे आप बताइए। अनसेफ एक्ट और कंडीशन में क्या डिफरेंस है? सर अनसेफ एक्ट हो गया किसी वर्कर द्वारा जानबूझकर की गई गलती को अनसेफ एक्ट कहते हैं, और अनसेफ कंडीशन में हो जाएगा किसी डैमेज इक्विपमेंट को काम करने को अनसेफ कंडीशन कहते हैं। ठीक है, आप मुझे 4 अनसेफ एक्ट का एग्जांपल दीजिए और 4 अनसेफ कंडीशन का। सर अनसेफ एक्ट जैसे सर ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं और उसमें व्हील गार्ड नहीं लगाए हैं, तो एक हो गया। दूसरा है जैसे कोई इसका फोल्डिंग पर हम चढ़ रहे हैं और हम लेडर को हाथ से नहीं पकड़ रहे हैं, जो हो गया। उसके बाद सर आ जाएगा कोई भी हम काम कर रहे हैं, जैसे हम कोई मटेरियल हैंडलिंग का काम करवा रहे हैं और सर उसको बढ़िया तरीके से नहीं करवा रहे हैं, ये हो जाएगा। और अनसेफ कंडीशन में आपको हो जाएगा सर कोई जैसे डैमेज इक्विपमेंट है, ग्राइंडिंग मशीन डैमेज है, उसका व्हील डैमेज है, फिर भी हम उस व्हील से काट रहे हैं, तो ये अनसेफ कंडीशन में आ जाएगा। और जैसे कोई लेडर है डैमेज है, उसको हम यूज में ला रहे हैं, तो वो भी अनसेफ कंडीशन में आ जाएगा। और उसके बाद सर
कोई व्हीकल है उसका वो डैमेज है, उसको यूज में ला रहे हैं, वो भी अनसेफ कंडीशन है। हमें पता है कि सर वो इक्विपमेंट खराब है, फिर भी हम उसको यूज कर रहे हैं, वही अनसेफ कंडीशन में आता है। चलिए ठीक है। नियर मिस क्या होता है? सर नियर मिस जो इसमें घटना हो पर ना ही मटेरियल का नुकसान हो और ना ही मैन पावर इंजरी हो, उसे नियर मिस कहते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, नॉइज लेवल जो होता है साइड पे, उसको मापने का क्या पैमाना होता है? नॉइज लेवल किस सर ये पता नहीं है नॉइज लेवल क्या होता है, इसके बारे में मालूम नहीं है? नहीं सर। उसको हम लोग ऑडियो मीटर से मापते हैं। ऑडियो मीटर? हाँ। इसका यूनिट क्या है? किस यूनिट में मापते हैं? सर ये मैं नहीं पढ़ा हूँ ऑडियो मीटर। ईयर प्लग की जरूरत हमें कब पड़ती है? सर ईयर प्लग की जरूरत हमें तब पड़ती है जब सर हम कोई कॉन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं या फिर कोई जहाँ पर बहुत ज्यादा साउंड हो रहा है, तब हमें ईयर प्लग की जरूरत पड़ती है। अच्छा, कितना लेवल साउंड का कितना डेसिबल होता है जबकि आपको ईयर प्लग की जरूरत पड़ती है? सर कोई जैसे साउंड हो गया जो हमारे कंट्रोल से बहुत ज्यादा होता है, तब हमें नॉइज लेवल जो होता है उसका जो यूनिट होता है वो होता है डीबी, डेसिबल जिसको हम लोग बोलते हैं। यस सर, डीबी। ठीक है, डीबी बोला जाता है उसको, डेसिबल। ठीक है। यस सर। लोअर लिमिट क्या होता है नॉइज का? लोअर लिमिट सर किसी फ्लेमेबल मटेरियल का मटेरियल। यस सर। नॉइज का लोअर लिमिट सर लोअर लिमिट कितने डेसिबल को हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं? 15 सर, 15 dB। 15 dB। और अपर लिमिट? अपर लिमिट सर 30 dB होगा। तो बंद कर दिया है। अपर लिमिट 30 dB। 30 dB। 30 dB नहीं है बाबू। कितना हुआ सर? देखिए, जो लोअर लिमिट होता है वो होता है 75 dB। ठीक है। यस सर। तो 75 dB में आपको जरूरत पड़ती है ईयर प्लग की। यस सर। ठीक है। और यही आपका नॉइज लेवल अगर 85 dB के पास पहुंच जाए तब आपको जरूरत पड़ती है ईयर मफ की। यस सर। है ना, ईयर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ईयर प्लग का भी यूज करते हैं। 75 dB होता है तब। और ईयर मफ का यूज हम लोग करते हैं, कब करते हैं? जब 85 dB अपर लिमिट। ठीक है। यस सर। तो नॉइज लेवल हम लोग मापते हैं ऑडियो मीटर से, जिसका यूनिट होता है डीबी। यस सर। लोअर लिमिट होता है 75, अपर लिमिट होता है 85। 75 होता है सर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। ओके। यस सर। चलिए ठीक है। अब मुझे बताइए, टैग लाइन के बारे में जानते हैं? टैग लाइन वही ना सर जो किसी भी काम कर जो कोई भी इक्विपमेंट पर लगा होता है सर? नहीं नहीं नहीं, टैग लाइन के बारे में मालूम नहीं है आपको? नहीं सर। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ईएनसीबी के बारे में आप क्या जानते हैं? सर ईएनसीबी जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये एक ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन सेफ्टी डिवाइस होता है जिसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस लगे होते हैं। ये ऑटो ऑपरेटेड होता है, जो कभी भी 30 मिली एम्पियर अगर विद्युत लीकेज होता है तो ये 5 से 6 मिली सेकेंड में ट्रिप कर जाता है सर। ठीक है। एमएसडीएस क्या होता है? सर एमएसडीएस एक प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन होता है जो किसी भी
कोई भी मटेरियल या फिर केमिकल का उसमें लिखा होता है कि कैसे इसको यूज करना है, कितना कैसे बना है। हम्म। ठीक। और क्या लिखा होता है उस पे? सर उसमें उस चीज का मैन्युफैक्चरिंग लिखा होता है, हम्म कौन से केमिकल से बना हुआ है, कैसे यूज करना है, कितना डिग्री तापमान में इसको रखना है, यही चीज की जानकारी होती है सर उसमें। ठीक। पीपीई कितने टाइप का होता है? सर पीपी 2 प्रकार का होता है सर। कौन कौन सा? एक रेस्पिरेटरी पीपी और एक नॉन रेस्पिरेटरी पीपी। रेस्पिरेटरी में क्या आता है? सर रेस्पिरेटरी में आ जाएगा आपका BA सेट आ जाएगा और एस्काबा आ जाएगा सर। एस्काबा का फुल फॉर्म क्या होता है? एस्काबा का फुल फॉर्म होता है सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपार्टस। और BA का? ब्रीथिंग एपार्टस। ठीक। एक होता है स्कूबा, उसका काम क्या होता है? स्कूबा सर बीच में आता है क्या सर स्कूबा? बोलिए ना, उसका काम क्या है? सर स्काबा यही ना, सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपार्टस। ये स्कूबा का मैं पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, स्कूबा को नहीं जानता मैं, स्कूबा में नहीं पढ़ाया गया। वो अंडर वाटर हम लोग यूज करते हैं। अंडर वाटर? ठीक है, हाँ, समझे सर? यस सर। हाँ, अंडर वाटर उसको यूज किया जाता है। यस सर। वो अंडर वाटर ब्रीथिंग एपर्चर्स होता है। वाटर ब्रीथिंग एपार्टस। हाँ, ठीक है। यस सर। चलिए, ये तो हो गया। चलिए आगे हम लोग आते हैं हाइट वर्क से रिलेटेड। ठीक है, कुछ हजार्ड के बारे में बताइए, हाइट वर्क से रिलेटेड। हाइट वर्क से सर हजार्ड हो सकता है, फॉल ऑफ मटेरियल हो सकता है, फॉल ऑफ पर्सन हो सकता है, इसका फुल स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है, ओवरहेड पावर लाइन हो सकता है, प्लेटफॉर्म डैमेज हो सकता है, मटेरियल डैमेज हो सकता है, मैन पावर इंजरी हो सकता है, फिजिकल इंजरी हो सकता है सर, लाइफ लाइन डैमेज हो सकता है, फुल बॉडी हार्नेस डैमेज हो सकता है, इन्वायरमेंट डैमेज हो सकता है, वेदर कंडीशन हो सकता है सर, ओवर स्पीड एयर हो सकता है। उसके बाद सर अगर और के टाइप का काम हो रहा है और प्लेटफॉर्म डैमेज है, वो भी हजार्ड है। अगर कोई गैस रिलीज है तो वो भी हजार्ड हो सकता है। वहाँ का जो सरफेस सुटेबल सरफेस नहीं है तो वो भी हजार्ड ही है। ठीक है, ठीक है। इसका फोल्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं? सर इसका फोल्डिंग 6 प्रकार का होता है सर। कौन सा? स्टैटिक इसका फोल्डिंग, इंडिपेंडेंट इसका फोल्डिंग, बॉटकेज इसका फोल्डिंग, हैंगिंग इसका फोल्डिंग, कैंटिलीवर और मोबाइल टावर इसका फोल्डिंग। ठीक। ठीक है, गार्ड सिस्टम क्या होता है? सर गार्ड सिस्टम एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस होता है जो किसी भी इसका फोल्डिंग में लगाया जाता है ताकि कोई मैन पावर काम करते में ये एक प्रकार का सर फॉल प्रिवेंशन होता है, जिसमें मिड रेल होता है, टॉप रेल होता है और टोय बोर्ड होता है। जो टोय बोर्ड 150 mm पर लगा होता है और मिड रेल 450 से 600 mm पर लगा होता है और टॉप रेल होता है जो 950 से 1200 mm पर लगा होता है। ठीक। सोल प्लेट का साइज क्या होता है? सर सोल प्लेट का साइज होता है 150 × 150 बाई 6 mm। सोल प्लेट का बता रहे हैं? सोल प्लेट सर सोल प्लेट का होता है 300 × 300 बाई 6 mm। ठीक। बेस प्लेट कितने टाइप का होता है? सर बेस प्लेट तो हम एक ही टाइप का पढ़े हैं। कौन सा? सर वही जो सोल प्लेट के ऊपर लगाया जाता है। एक फिक्स होता है। यस सर। और एक होता है स्वाइवेल। दो तरह का होता है, एक फिक्स होता है, एक स्वाइवेल होता है।
यस सर। इसको एक बार देख लीजिएगा। यस सर, सीरियल वही है सर जो चारों बगल घूमते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए कुछ इसका फोल्डिंग के कंपोनेंट्स के बारे में बताइए। सर जैसे हो गया शोल प्लेट हो गया, बेस प्लेट हो गया, वर्टिकल पाइप हो गया, किकर लिफ्ट हो गया, टी स्टेप हो गया, और उसके बाद प्लेटफॉर्म हो गया, ट्रांजम हो गया, लैडर हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, उसके बाद गार्ड रेल हो गया, टॉय बोर्ड हो गया, और मिड रेल, टॉप रेल, स्विंग गेट। ठीक है, ठीक है। कन्फाइंड स्पेस जो होता है यस सर। उसमें नाइट्रोजन का क्या परसेंटेज होता है? सर उसमें नाइट्रोजन का सर 0 होना चाहिए। 0। और ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का सर 19.5 से 23.5 रहना चाहिए, और जनरल में देखे तो 20.8% रहना चाहिए। ठीक है। अगर 19.5 से कम हो जाए तो फिर क्या होगा? सर आदमी को सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। ठीक है। अगर 23.5 से ज्यादा हो तो? सर फायर होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है। कन्फाइंड स्पेस में टॉक्सिक मटेरियल क्या क्या हो सकता है? सर टॉक्सिक गैस हो सकता है सर उसमें। कौन कौन सा? टॉक्सिक गैस जैसे सर हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है, CO हो सकता है, और बेंजीन हो सकता है, सीन गैस हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। ठीक है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कन्फाइंड स्पेस में जब कोई काम करेगा तो काम करने से उसमें एंट्री करने से पहले का प्रोसेस बताइए। सबसे पहले तो सर वहाँ पर प्लानिंग हुआ होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग हुआ होना चाहिए, परमिट रहना चाहिए। उसका परमिट में जो अटैचमेंट रहता है RA सीट होना चाहिए, चेकलिस्ट होना चाहिए, और वर्कर को प्रॉपर TVT देना होना चाहिए। उसके बाद जो वर्कर जाएगा अंदर, इंट्रांट उसे बोलते हैं काम करने, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। उसके पास मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर टूल्स और इक्विपमेंट चेकआउट होना चाहिए, उसका इंस्पेक्शन हुआ होना चाहिए। उसके बाद उसके कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर गैस टेस्टिंग होना चाहिए, वहाँ पर हाउस कीपिंग होना चाहिए, बैरिकेशन होना चाहिए वहाँ का एरिया, साइन बोर्ड लगा होना चाहिए। कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए। ठीक है। और वो जो भी वर्कर जा रहे हैं लोग पूरा प्रॉपर PPE पहनकर होना चाहिए। ठीक है। यस सर। होल वॉचर का काम क्या होता है? सर होल वॉचर का काम होता है कि जो भी कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर कर रहे हैं, इंट्रांट काम कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन स्किल बनाए रखना चाहिए, और जो भी अंदर की क्या क्या बातें हो रही है वो इंट्रांट बताएगा होल वॉचर को, और होल वॉचर सुपरवाइजर को बताता है सर। ठीक है, बढ़िया। ठीक है। कहाँ से पढ़ाई की है? सर स्नेप इंडिया गोपालगंज। ठीक। जो ट्रेनिंग कराते हैं उनका नाम क्या है ट्रेनर का? नूर आलम सर। नूर आलम सर, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा ट्रेनिंग उन्होंने दिया है। थोड़ा सा और आप पढ़ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। यस सर। बाकी आपका बहुत बेहतर है। यस सर। और मेरे ख्याल से आपका कोर्स कंप्लीट हो गया ना? यस सर, कंप्लीट है। हाँ, ठीक है। तो आप तो कंप्लीट पैकेज हो भाई, कहीं भी आप CV फॉरवर्ड होगा आप निश्चित रूप से सेलेक्ट हो जाएंगे। एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और आपके जो ट्रेनर है बहुत अच्छा ट्रेनिंग उन्होंने दिया है। यस सर। ऐसे ही आगे बढ़िए, ठीक है। ओके, थोड़ा बोलिए तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। यस सर। देखिए, सीखने पे बिलीव करिए, अभी बहुत उम्र है सीखने का। भी सोर्स मिले, कहीं से मिले, सीखने का प्रयास करिए, नॉलेज को बढ़ाइए, इम्प्रूव करिए।
बहुत आगे जाएंगे आप। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। तो आपके ट्रेनर को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना अच्छा ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।